हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, और हम इसके केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज है, ये प्रश्न अभ्यास है जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं। आमतौर पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में एनसीईआरटी चल रही हैं और दोनों के ही एग्ज़ाम पैटर्न सेम हो गए हैं। तो आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको इसमें डिस्कस करूँगा। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखते हैं, पहला प्रश्न जो है इसमें है वो एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की स्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो इसके संबंध में मैप से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएं, मैप प्रैक्टिस करके एक मैप के बारे में एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो मणिपुर, सिक्किम और छत्तीसगढ़ को इसमें दर्शाया गया है। मणिपुर यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, 7 स्टेट का पार्ट है। सिक्किम ये है जहाँ पर डोकलाम विवाद हुआ था चीन के साथ, और छत्तीसगढ़ ये है। इसके अलावा गोवा आप जानते हैं, बॉम्बे के पास ही गोवा है, तो इसको आप मैप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन व्यवस्था वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनको नक्शे में भरें। तो देखिए, संघीय व्यवस्था वाले 3 देश और कौन कौन से, एक तो अमेरिका है, दूसरा कनाडा और बेल्जियम। तीनों की देखते हैं स्थिति क्या है। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, ये वर्ल्ड मैप है। अमेरिका और कनाडा तो आसपास पड़ोसी देश ही हैं, ये देखिए। और बेल्जियम जो है वो यूरोप का देश है। तो आप एक वर्ल्ड मैप लीजिए, उसमें भर सकते हैं। और इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैप 1-2 रुपए के मिलते हैं, उनको ले लीजिए और इजीली भर के प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। ये अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इस पार्ट का जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघवाद यानी संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था से उसकी तुलना, ये प्रश्न आ सकता है। संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, उन्हें उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। इससे आप नोट करना शुरू करिए इस क्वेश्चन से। तो इनका देखिए अंतर समझाया गया है, उत्तर दिया गया है ये यहाँ पर, यहाँ से सरकारों का आप चाहें तो ये जो पोर्शन है यहाँ से नोट करिए। खाली सरकारों के स्तर को ये हिडन डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ना डालें आप, खाली इनको लिख लीजिए। संघात्मक शासन में 2 स्तरों वाली राज्य सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पहला पॉइंट तो ये है। जबकि एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार होगी तो फिर राज्य सरकार नहीं होगी। वही पूरे देश के लिए कानून बनाने और लागू करने का काम करती है। जैसे ब्रिटेन में सिर्फ एक सरकार है, राज्य सरकारें नहीं होती। अब दूसरा पॉइंट देखिए, संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसमें कोई सरकार दूसरी पर नियंत्रण न कर सके। अब इसमें क्या, एकात्मक शासन में चूंकि एक ही सरकार होती है तो वो अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण कर सकती है, किंतु उन्हें शक्तियाँ संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि केंद्र सरकार ही उन्हें कुछ शक्तियाँ देती है। तो इसमें मेन अंतर क्या हुआ कि संघात्मक सरकार व्यवस्था वहाँ कहते हैं जहाँ 2 तरह की सरकारें हों, लेकिन उसके अलावा भी जिसमें संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन शक्तियों का कर दिया जाता है, वो होती संघात्मक शासन व्यवस्था। और जिसमें केंद्र सरकार कुछ अधिकार राज्य को दे देती है, अपने अंडर रखती है, वो एकात्मक होती है। एकात्मक मीन्स होता है जिसमें एक तरफ ही पावर हो। अब देखिए, संविधान में संशोधन के बारे में क्या क्या अधिकार इन व्यवस्थाओं में होता है। संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है, जिससे भारत और अमेरिका। अब संविधान में संशोधन करना है तो जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है और राज्यों की भी सहमति ली जाती है। जबकि एकात्मक शासन में
संविधान में संशोधन प्रक्रिया बहुत सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे उसमें संविधान में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस में। चौथा पॉइंट है नागरिकता से संबंधित। संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे अमेरिका में रहने वाले कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा और जिस राज्य में रहता है, जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया में रहता है तो उसका भी नागरिक है और अमेरिका का भी, वहाँ का भी नागरिक कहलाएगा। परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था में इसका अपवाद है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता की जगह एकहरी नागरिकता ही दी गई है। यानी भारत का नागरिक केवल भारत उस राज्य का ही नागरिक नहीं है जिसमें वो रहता है, यानी राज्य नागरिकता नहीं देते हैं, कहने का मतलब ये है, सिर्फ केंद्र सरकार देती है। एकात्मक शासन वाले देशों में रहने वाले लोग अपने देश के ही नागरिक कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी भाग में रहते हैं। इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति केवल ब्रिटिशर्स कहलाते हैं, उन्हें एकहरी नागरिकता ही प्राप्त होती है। तो नागरिकता के मामले में हम इंग्लैंड की तरह चल रहे हैं, बाकी हम ज़्यादातर अमेरिका की तरह। वित्तीय स्वायत्तता। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। जैसे केंद्र सरकार इनकम टैक्स और कृषि पर जितनी भी टोटल आय होती है वो राज्य सरकार ले लेती है। ऐसे एक उदाहरण है। एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता नहीं रहती, वे पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाती है तथा संविधान की व्याख्या करती है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायपालिका सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है और संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए उसे संविधान का रक्षक कहते हैं। और इधर देखिए, एकात्मक देशों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती है। यदि कोई राज्य सरकार उसके कहे अनुसार काम नहीं करती तो वो उसे बर्खास्त कर देती है या समाप्त कर देती है। तो ये इसके मेन अंतर हैं। पर जो अगर आपसे पूछा संघात्मक व्यवस्था आप किसे कहेंगे, तो जो मैंने पॉइंट बताया आपको कि संघात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को शक्तियों की बंटवारा होता है उनके बीच में, जबकि एकात्मक शासन में एक ही सरकार होती है, वही सरकार राज्य सरकार को थोड़े से अधिकार दे देती है, संविधान द्वारा नहीं होता। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं ये एक लघु प्रश्न है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। उत्तर है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए यानी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर और ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर उन्हें राज्य सरकारों को सीधे नियंत्रण में रखा गया। तो ये संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, न कि केंद्र सरकार। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी कराए जाते हैं। इनके पास ना तो चुनाव नहीं कराए जाते थे, पहले की बात बता रहे 92 से पहले उनके पास ना तो कोई अधिकार था ना कोई संसाधन। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर यानी स्थानीय स्तर को क्या किया गया है, मजबूत किया गया है। ये प्रधान और पार्षद वगैरह बनाए जाते हैं उनके स्थानीय स्तर। अब इसमें क्या हुआ है ये नोट कर लीजिए। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए ये पहली बार 1992 में रिजर्वेशन दिया गया था। 1/3 पद महिलाओं के लिए रहेंगे और केवल ये स्थानीय स्तर पर है, न राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर इसकी मांग की जा रही है और संभव है कि वो हो भी जाए कुछ दिनों में।
अब देखिए, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो नगर पालिका और पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से बैठ के नोट करिए, या इस वीडियो को थोड़ी देर रोकिए और नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, हम आते हैं इसके अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 8, संघीय सरकार की एक विशेषता है। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। मैंने पहले बताया संघात्मक या संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संविधान द्वारा विभिन्न स्तरों के बीच में बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर होगा सरकार की शक्ति विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। नोट कर लीजिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में ये विषय होते हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र सरकारें। तो उनके लिए है, देखिए तो कौन कौन से विषय? रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार और विवाह। इन पे कौन कौन कानून बना सकता है, ये यहाँ पे बताया गया। देखिए यह इसका उत्तर ये है, संघीय सूची में क्या? रक्षा, सुरक्षा, एक काम जो है देश की सुरक्षा का काम संघीय सरकार करेगी। बैंकिंग केंद्रीय सरकार करेगी यानी संघीय सूची के। और संचार, क्योंकि पूरे देश में संचार होता है, बैंकिंग होती है, रक्षा का मामला पूरे देश का है तो वो केंद्र सरकार या संघ सरकार करेगी। राज्य सूची में पुलिस स्थानीय स्तर का मामला होता है, कृषि और व्यापार ये आपको राज्य सूची का विषय है। और समवर्ती सूची का विषय कौन है? जिस समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, वन और विवाह। ये समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें, इसको आपको नोट करना, जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून माना जाएगा। नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र जोड़े गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? अभी मैंने बताया राज्य सरकार किस सूची में बना था? राज्य सूची पर। केंद्र सरकार संघीय सूची पर। केंद्र और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची बना सकते हैं। तो कौन नहीं है? स्थानीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का। तो ये इसका सही उत्तर होगा। 11वां है, इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय संघ का जो हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। नगर निगम में क्या होता है? मेयर। और ग्राम पंचायत में कौन है? सरपंच। तो पहले में तो आ हो गया, दूसरे में हो गया सा, तीसरे में हो गया द और पहले में हो गया बा। तो इस तरह से आपका देख लेना इसको ध्यान से, वीडियो रोक के, और इसका उत्तर आपको ये दे दिया गया है। अब फिर इन बयानों पर गौर करें। ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, बहुविकल्पी टाइप का। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, संविधान द्वारा तय होते हैं। संविधान बता देता है भाई आप कृषि के बारे में कानून बनाएंगे, आप शिक्षा के बारे में बनाएंगे, उस पर वो सरकार, दूसरी सरकारें नहीं करेंगी दखल, अगर वो राज्य सरकार का विषय है। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। सही बात है, दोनों सही बात है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांटा गया? नहीं, संघीय व्यवस्था का आधार शक्तियों का विभाजन है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि कुछ राज्यों को कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए? नहीं, ये भी गलत है। तो ऊपर दिए गए बयानों में कौन कौन सही है? तो आपको उत्तर होगा कि आ और बा दोनों दो सही हैं, यानी उत्तर आ जाएगा आ और बा दो सही हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो इस पार्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मैंने करा दिए हैं। तो आप इन वीडियो को 1-2 बार देखिए। इसके बाद जब समझ चुके हैं, आपको लगने लगेगा कि आपको समझ में आ गया, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का भी कष्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।